दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के पार्ट 2 को लेकर। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाके अभी जरूर देख लें। बिना पार्ट 1 को देखे आपको पार्ट 2 की बातें नहीं समझ में आएंगी, तो पार्ट 1 को जरूर देखें। तो आप देख रहे हैं ग्रेट इनलाइटनर, सो लेट्स गो ऑन द वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर, मीट द गॉडेसेस ऑफ गुड लक, सौभाग्य की देवी से मिले। अर्कत इस चैप्टर में लोगों से लक के बारे में बात करता है, क्योंकि उससे लोग पूछें क्या हमको अपने लाइफ में लक को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हर कोई लकी होने का डिजायर रखता है। अर्कत लोगों को इसको एक गैम्बलिंग यानी कि जुआ का उदाहरण देते हुए समझाता है। वो लोगों से बताता है कि गैम्बलिंग से हमेशा पैसा जीतना अब तक पॉसिबल नहीं हुआ है। क्या ऐसे तरीके से जीता गया पैसा अपने साथ गुड लक लेके आता है? अर्कत लोगों से पूछता है। वो लोगों से कहता है कि मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता जो अब तक इससे अमीर हुआ हो। वो बताता है कि मेरा मानना है कि गुड लक उस इंसान के पास आता है जो इंसान अपने कामों को कभी नहीं टालता, बल्कि समय आने पर अगर उसके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसे अपना लेता है। जो हमेशा हेजिटेट करते हैं, लेजी होते हैं और अपनी नई अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं, उसके पास कभी भी गुड लक नहीं आता है। लेकिन वो लोग जो नई अपॉर्चुनिटी को जानकर उसको बिना कल पर टाले आज ही उसमें कूद पड़ते हैं, वही गुड लक के भागीदार होते हैं। एक अच्छी लाइफ स्टाइल हर कोई अपनी लाइफ में पाना चाहता है, इसलिए हमें कभी भी अपने कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए। इसको आप एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। आपके प्लेट लेके बैठने से सारी डिशेज आपकी प्लेट में नहीं आ जाएगी जब तक आप खुद जाकर अपने प्लेट में डिशेज को नहीं लेते हो। नेक्स्ट चैप्टर, 5 गोल्डन रूल्स। इस चैप्टर में एक आदमी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 गोल्डन रूल्स को बताता है। जैसे हम लोग इस टाइम पे रुपया यूज करते हैं या अलग अलग देश में अलग अलग करेंसीज चलती हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, वैसे ही उस टाइम करेंसी की जगह गोल्डन, सिल्वर और तांबे के सिक्के चलते थे। तो वो आदमी पहले गोल्डन नियम को बताता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। बताता है कि स्वर्ण यानी कि उस टाइम की करेंसी उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में आती है, जो इसका कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचा कर रखता है। दूसरा नियम, स्वर्ण उसके पास ज्यादा तेजी से बढ़ता है जो उसे एक प्रॉफिटेबल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है जो उसको और बढ़ाने की इच्छा रखता है। तीसरा नियम, स्वर्ण उसी समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो इसे समझदार इंसानों की सलाह के अनुसार निवेश मतलब इन्वेस्ट करता है। चौथा नियम, स्वर्ण उसके हाथों से पानी की तरफ फिसल जाता है जो उसे ऐसे व्यापारों और कामों में लगाता है जिसकी उसे तनिक भी जानकारी नहीं होती, या वो ऐसे लोगों से सलाह लेता है जिसके बारे में उन्हें थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं रहता है। पांचवा नियम, स्वर्ण उस इंसानों से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाता है, या धोखेबाजों के चंगुल में आकर शॉर्टकट रास्ता लेता है, या वे अपने थोड़े से एक्सपीरियंस पर ज्यादा विश्वास कर बैठते हैं, या वे हमेशा विलासिता का जीवन अपनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन। रोडन को राजा द्वारा 50 गोल्ड पीसेस दिए गए हैं, तो वो सोचता है कि वो अपने इस गोल्ड को कहाँ इन्वेस्ट करे ताकि इस गोल्ड से और सारे गोल्ड बनाए जाएं। ऐसे बहुत दिन निकल जाते हैं, तब पर भी रोडन को कुछ समझ नहीं आता है। एक दिन उसकी बहन उसके पास उधार मांगने आती है ताकि उसका पति कुछ व्यापार का काम शुरू कर सके और वो भी अमीर बन सके। रोडन को समझ नहीं आता कि उसके ये गोल्ड की सही इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं, तो वो अपने दोस्त मेथन के पास जाता है सलाह लेने के लिए, जो एक गोल्ड लेंडर यानी कि गोल्ड को उधार देता है, और फिर जब सामने वाले का प्रॉफिट होता है तो उसमें से अपना कुछ % चार्ज करता है। तब मेथन रोडन को गोल्ड को लोन देने के नियमों को बताता है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं, कुछ इनकम पर बेस्ड होते हैं और कुछ सामने वाले के व्यवहार पर बेस्ड होते हैं, कि अगर सामने वाला लोन नहीं चुका पाया तो उसकी प्रॉपर्टी से या उसकी इनकम से मैं पैसा वापस लेता रहूंगा। मेथन रोडन को बताता है कि वो ऐसे पर्सन को कैसे चूज करता है जो लोन लेने के बाद मेरे पैसे को चुका सके। तब फिर रोडन अपने बहन के पति के बारे में पूछता है, तो मेथन उसको बताता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसको लोन नहीं देता, क्योंकि उसके दोस्त मेथन को लगता है कि उसके बहन के पति के पास गोल्ड सेफ नहीं रहेगा। वो बोलता है कि व्यवहार में आकर पैसे उधार देने से फिर जब सामने वाला पैसे को डुबा दे, ऐसे अफसोस से बेहतर सावधानी होती है। तो हमें उन्हीं लोगों को पैसे देना चाहिए जो उस उधार को चुकाने में समर्थ हों। नेक्स्ट चैप्टर, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन की दीवारें। इस चैप्टर में बताया जाता है कि बंजारा एक वॉरियर था जो बेबीलोन की दीवारों पर पहरा देता था। एक बार बेबीलोन पर अटैक हुआ तो उसकी खबर देने वाला पहला इंसान बंजारा ही था। वो युद्ध भूमि की खबर लोगों से जाकर बताया करता था। उस युद्ध के समय लोगों ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे। क्या अब हम बंदी बना लिए जाएंगे? क्या अब हम दूसरे राज्य की गुलामी करेंगे? क्या बेबीलोन की दीवारें हमलावरों को रोक पाएंगी? वो सबको उत्तर देता था कि हम कभी गुलाम नहीं बनेंगे, बेबीलोन की दीवारें कभी नहीं टूटेंगी। 3 हफ्ते और 5 दिन बाद यह साबित हो गया कि अब बेबीलोन सेफ है। दुश्मनों ने बेबीलोन की दीवारों के आगे घुटने टेक दिए और वो हार मानकर पीछे हट गए। यहाँ हमें 2 सबक मिले। पहला कि हमें हमारी सिक्योरिटी एडवांस में प्लान करके रखनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। न जाने हमारे फ्यूचर में हमारे साथ कब क्या हो जाए। हम अपनी जरूरत के हिसाब से कई तरह के फ्यूचर के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, और हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले एक अच्छे एक्सपीरियंस एडवाइजर या मेंटर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन के ऊंट का। इस चैप्टर में एक इंसान अर्कत की बात होती है जो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है।
उसके पास खाने तक को कुछ भी नहीं है। वो कई लोगों से पहले ही उधार ले चुका है, इसलिए वो खाने के लिए भी किसी से उधार नहीं ले सकता। वह बाजार से फल चुराने की कोशिश करता है लेकिन नहीं चुराता, क्योंकि इसके लिए उसको एक बार पहले से ही सजा मिल चुकी थी। वह एक होटल से कुछ खाने को सोचता है। वह सोचता है कि मेरे कोई जान पहचान का मिल जाए जो मुझे खाना खिला दे। तभी उसको एक जान पहचान वाला ऊँटों का व्यापारी दिखता है जिसका नाम दवासीर होता है। लेकिन अरकत उससे नहीं मिलना चाहता, क्योंकि अरकत ने दवासीर से पैसे पहले से ही उधार ले रखे थे। दवासीर अरकत से अपने पैसे मांगता है, लेकिन अरकत बताता है कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, उसके पास अभी खाने तक के पैसे नहीं है। तो दवासीर उसे खाने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि दवासीर अरकत को अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाना चाहता था। तब फिर दवासीर ने उसे अपनी कहानी में बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था, बहुत लोगों से पैसे उधार लिया था, जिसके चलते उसकी बीवी मायके चली गई। जब उसको कोई काम नहीं मिला तो वो चोरी करने लगा। एक बार चोरी करते वक्त वो पकड़ा गया और राजा उसे गुलाम बना दिया। उसको रानी के ऊँटों की देखभाल के लिए रखा गया। रानी का नाम सिरा था। तो सिरा ने देखा कि दवासीर बाकी गुलामों जैसा नहीं है। सिरा ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी आत्मा गुलाम की आत्मा है कि एक आज़ाद आदमी की आत्मा है? अगर तुम्हारी आत्मा एक आज़ाद आदमी वाली होती तो तुम अपने शहर में रहकर अपने सारे कर्जे चुकाकर एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीते। यह सुनकर दवासीर अपने सारे कर्जे चुकाने को तैयार हो गया। फिर सिरा ने उसे गुलामी से आज़ाद कर दिया। एक दिन रात को उसे अपने राज्य से भगा दिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी जर्नी आसान नहीं रही। वह कई बार खुद को खत्म करने को सोचा, लेकिन उसने रानी सिरा की बात याद की। एक गुलाम ही खुद की कठिनाइयों से सवाल करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। वो खुद को ऐसे मोटिवेट करता था और वह आज एक सम्मानित इंसान है। नेक्स्ट चैप्टर, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। बेबीलोन के मिट्टी के टैबलेट्स। जैसे आज के समय में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप इंटरनेट पर लिखकर उसे अपलोड कर सकते हैं, जिसे वह चाहे जब देख सकते हैं, जो चाहे वो भी पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है 5000 साल पहले की, जब इंटरनेट नहीं था, यहाँ तक कि कॉपी पेन भी नहीं थी। तो उस जमाने में लोग मिट्टी के टुकड़ों पर लिखकर आग में तपा देते थे, जिससे वो सालों तक सुरक्षित रहता था। ऐसे ही दवासीर, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में बात की, वह कैसे अपने कर्जों को चुकाया और लोगों की नज़र में कैसे इज्जतदार आदमी बना, उसके बारे में उसने 5 मिट्टी के टैबलेट में लिखा था। तो अब खुदाई के दौरान वो पत्थर एक आर्कियोलॉजिस्ट को मिला जिसका नाम अल्फ्रेड था। उन्होंने उस मिट्टी के टुकड़ों पर लिखी गई बातों को अनुवाद किया और उन्होंने इस मिट्टी के टुकड़ों के बारे में बताते हुए प्रोफेसर फ्रैंकलिन को पत्र लिखा। उसने दवासीर के बारे में लिखा कि कैसे उसने अपनी लाइफ के कर्जे चुकाए और अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट की। और उसने कहा कि चाहे ये लेसन कितने भी पुराने हों, लेकिन उसने और उसकी बीवी ने ये लेसन अपने लाइफ में आजमाया तो पता चला ये लेसन आज के समय में भी काम करते हैं। उसमें दवासीर ने लिखा था कि मैंने जब दोबारा कमाना शुरू किया तो अपनी कमाई का 70% ही खर्च करता और 10% खुद के लिए सेव करता और 20% अपने कर्जे चुकाने के लिए बचाता। वैसे ही प्रोफेसर ने भी अपनी लाइफ में किया और दोनों के केस में कर्जे धीरे धीरे कम होते गए। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने ऐसा करके अपने सारे कर्जे चुका दिए। उस पत्थर पे दवासीर ने ये भी लिखा था कि जब वो अपने इस आइडिया को लेकर कर्जदारों के पास गया और उन्हें समझाया कि अपनी कमाई का 20% बचाकर मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा, उसमें से कुछ ने डांट लगाई कि ऐसा करके तुम बहुत देर कर दोगे। फिर भी दवासीर चुप रहा। कुछ ने अपने पैसों को जल्दी चुकाने को कहा, कुछ तो तुरंत सहमत भी हो गए। दोस्तों, ऐसा करके वे दोनों लोग अपने कर्जे से मुक्त हो गए। नेक्स्ट चैप्टर, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान। इस चैप्टर में हमारी मुलाकात सारू नाडा से होती है, जो अपने पार्टनर के पोते के साथ ट्रेवल कर रहा है, जिसका नाम हदन गालू होता है। सारू ने हदन को बताया कि वह एक बार गुलाम था और वो बहुत लकी थे कि उनको एक बेकर को बेच दिया गया। उससे उन्होंने बेकर का काम सीखा। सारू ने गालू को बताया कि उसके दादा भी एक गुलाम थे और अपने फ्रीडम खरीदने के बहुत करीब थे। जब सारू और उसके दादा अराद गुलामी के टाइम पर दोबारा मिले तो अराद ने अपनी फ्रीडम खरीद ली थी और सारू को दूसरे मास्टर को बेच दिया गया। और बाद में अराद ने भी सारू की फ्रीडम खरीद ली, जिससे उसको एहसास हुआ कि हम काम करके ही सफल बन सकते हैं। बैठे रहने से बस हमारी संपत्ति ही जाती रहेगी, इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। ये बुक हम सबको फाइनेंशियली फ्री होने के एक यूनिक आइडिया को बताती है, जिसे चूज करके हम अमीर आदमी बन सकते हैं। वो आइडिया है कि हम अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाएं। दोस्तों, बुक की समरी खत्म होती है। अगर आपको ऐसे ही फेमस बुक की समरी जाननी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।